नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद राजनीति में एक नया ट्विस्ट पैदा हो गया है। एनडीए को जबरदस्त 202 सीटें मिली और महागठबंधन सिर्फ 35 सीट पर सिमट गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर ये बचे हुए विपक्षी विधायक भी एक साथ इस्तीफा दे दे तो क्या होगा। तो आखिर ये सवाल क्यों उठने लगा। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा इसी सब चीजों पर बातचीत करने के लिए। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि अगर विपक्ष एक साथ इस्तीफा दे दे तो क्या होगा बिहार की राजनीति में, और ये सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं। देखिए शिवांगी, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद जीत और हार दोनों ही एक्सेप्ट करने की चीज़ है, क्योंकि जी। एक संवैधानिक संस्थान है जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करती है और स्वायत्त संस्था है। जी। इसलिए कि यहाँ किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। लेकिन जब भी आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष अगर जीत करके आता है तो विपक्ष उस पर हमेशा उँगली उठाता है जी। जी और कोई बिल्कुल। ना कोई कमियां निकाली जाती है, जिसको लेकर के कई तरह के संशय भी आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते हैं और खास करके जब सत्ता पक्ष जीत करके आता है तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। कई संस्थानों पर सवाल खड़े होते हैं, प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन वही विपक्ष जब जीत जाता है तो जी। सवाल खड़े नहीं होते हैं। इन सभी बातों को लेकर के आप समझिएगा कि इस बार के जीत हार के आंकड़े को अगर आप गौर से देखिएगा, गंभीरता से आप देखिएगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत क्लोज फाइट थी। जी। क्लोज फाइट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जीत हार का आंकड़ा 27 वोट से लेकर के अगर 100 के आसपास ऐसे उम्मीदवार जीत करके, ऐसे ऐसे लोग जीत करके आते हैं जो हम्म। 10,000 के अंदर में होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बिहार की या जहां भी चुनाव होते हैं वहां की जनता वोटिंग कर रही है, तो उसके पीछे उसका एक मकसद छिपा हुआ है। जी। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी कमजोर नहीं है। लेकिन अगर आप उस पैमाने को लेकर के और संस्थाओं पर सवाल खड़े करें तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं कलंकित भी होती है और संशय के घेरे में भी आती है। जी। वर्तमान जो परिस्थिति है, जिसमें आपने बताया भी कि 243 विधानसभा वाले बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा जो है 122 का है और इसमें जो वर्तमान सरकार है वो 202 के आंकड़ों के साथ जीत करके आई है। प्रचंड बहुमत आया है। जी। विपक्ष के पास 35 है और अन्य लोगों के पास 2 सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात उठती है कि निश्चित रूप से जो आंकड़े आ रहे थे वो हमें भी आश्चर्यचकित जरूर करते हैं, क्योंकि जितने हम्म। भी सर्वे थे वो सारे सर्वे 160-70 से ज्यादा नहीं देते दिखाई दे रहे थे सत्ता पक्ष को। हालांकि सभी ने ये दावा जरूर किया था, किसी ने भी दावा नहीं किया था एक आध को छोड़ करके, वो भी मैंने भ्रामक ही था कि सत्ता पक्ष जो है वो बहुमत में फिर से आ रहा है। नीतीश कुमार की इन नीतियां, नीतीश कुमार की योजनाएं, नीतीश कुमार का किया हुआ काम, ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि बिहार की जनता एक बार फिर से चाहती है कि नीतीश कुमार का विकल्प जब तक नहीं मिलता है तब तक नीतीश कुमार को ही कंटिन्यू रखा जाए। जी। मैंने इस बात को कई बार रिपीट किया और पूरे चुनाव में मैं ये बात रिपीट करता रहा हूं, हमारी टीम भी रिपीट करती रही है। आपने भी कई खबरों में ये बात कही है कि नीतीश कुमार ही कंटिन्यू करेंगे और ये जी। बिहार की जनता चाहती है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अभी तक ये संशय बना हुआ है कि विपक्ष क्या फैसला लेगा, क्योंकि हम्म। कल जब राजद की बैठक हुई तो उस बैठक को लेकर के भी कई सवाल खड़े हुए और कई तरह के उलझाने वाली बातें भी, भ्रामक बातें भी सामने आई। उन भ्रामक बातों में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आई कि राजद की जो बैठक हुई उस बैठक में तेजस्वी यादव को अपने विधायक दल का नेता चुन लिया गया। जी। इसके बाद कहा यह जा रहा है भीतर में, हालांकि हम इसके न तो हम इसका समर्थन करते हैं न हमारे पास इसका कोई सबूत है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी नाराज थी इस परिणाम से और वो जी। बीच में ही छोड़ करके चली गई। लेकिन इस बात को भी हम दरकिनार कर देते हैं तो एक जो खबर सबसे महत्वपूर्ण आ रही है वो ये आ रही है कि विपक्ष जो है सामूहिक इस्तीफा दे सकता है। जी। नीतीश की सरकार बनने से पहले अगर इस तरह का कोई भी बात होता है तो निश्चित रूप से अब तक के आजाद भारत के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी, क्योंकि मुझे भी इस बात की अदतन जानकारी नहीं है कि ऐसा कब हुआ है। लेकिन जब सामूहिक इस्तीफे की बात आती है तो निश्चित रूप से ये संवैधानिक प्रक्रिया होगी। लेकिन इस पर क्या इसका असर पड़ेगा
और संस्थानों पर क्या असर पड़ेगा, इसके क्या इम्पैक्ट देश और दुनिया में होंगे, इस पर किस तरह का परसेप्शन जाएगा, ये अभी भी सोचना समझना और इस पर मंथन करना बाकी है। जी। लेकिन इसके अलावे और कई बातें कही जा रही है। एक तो नीतीश कुमार के जीत के बाद, प्रचंड जीत के बाद इस्तीफा नहीं देना, इसको भी लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। क्या कि नीतीश कुमार क्यों इस्तीफा नहीं दिए, क्या कारण है कि नीतीश कुमार अभी तक चुप है। इस तरह से विधानसभा चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें विपक्षी विधायक एक साथ इस्तीफा अगर दे देते हैं तो क्या होगा, सवाल आपका भी था, यही बिहार की जनता का भी है। क्या विधानसभा चलती रहेगी या फिर शासन पूरी तरह से ठप हो जाएगा? इस जी। पूरी बात को जानकारी के लिए अगर हम कसौटी पर कस करके और चीजों को देखते हैं, तो जब विपक्षी इस्तीफा दे देंगे तो अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा स्वीकार करने के बाद उनकी सीटें खाली हो जाती हैं। इसके जी। बाद सदन की कार्यकारी शक्ति उसी के मुताबिक काम करती है, लेकिन विधानसभा रुकती नहीं है और न ही शासन रुकता है। अगर जी। सदन की कुल संख्या कम भी हो तो उसका बहुमत के अनुपातिक रूप से जो भी होगा ज्यादा मजबूत हो जाता है और कहीं ना कहीं सरकार और खुल करके अपने फैसले लेती है। इसी के साथ पूरी प्रक्रिया में कोरम एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसके लिए सदन में कुल सदस्यों के केवल 10वें हिस्से की उपस्थिति जरूरी होती है। यानी जी। आप समझ सकते हैं कि 243 विधानसभाओं में अगर 25 उपस्थित हैं सदन में तो सदन चलता रहेगा। कम संख्या बल के बावजूद भी सरकार अपने आप में ही जरूरी चीजों को आसानी से करती है और अपने नियम कानून के साथ साथ जो विकास के काम होते हैं वो करती है। सीधा सा मतलब ये हुआ कि विधायी सत्र, बजट अनुमोदन और चर्चाएं बिना किसी बाधा के जारी रह सकती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर वॉकआउट कर जाते हैं, आपने देखा जी। होगा जी। कि सदन से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सदन से बाहर जाने के बाद भी आपने देखा होगा कि सरकार अपने एजेंडे पर काम करती है और जो उसके विधायी कार्य होते हैं, बिल होते हैं, उन सारी चीजों को पास कराती है, कोई विधायक रहे या नहीं रहे। यानी कि 10% अगर लोग मौजूद हैं तो आप मान के चलिए कि प्रक्रिया जो है यथास्थिति चलती रहती है। अब ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया कि इसमें 10वें हिस्से की जो बात की जा रही है वो सीधी तौर पे एक संवैधानिक प्रक्रिया है। खाली सीट एक और संवैधानिक प्रक्रिया को शुरू करती है और उसके रहते उपचुनाव चुनाव आयोग को सभी नई खाली सीटों को भरने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव कराने के लिए चुनाव कराने की एक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कि अगर कोई विधायक गुजर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है या किसी कारणवश किसी विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो 6 महीने के अंदर में उस सीट पर चुनाव कराने की प्रक्रिया है। इसको लेकर के अगर इस्तीफा देते हैं तो इसका असर सरकार पर या फिर विधायी कार्यों पर किसी भी तरह का नहीं पड़ेगा। विधानसभा का पूरा कार्यकाल समाप्त न होने वाला हो तो ऐसी स्थिति में ये पक्का होता है कि अंत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल रखने के लिए विपक्ष अस्थायी रूप से मौजूद न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्षी विधायकों के सामूहिक इस्तीफे से कोई भी संवैधानिक संकट जो है वो पैदा नहीं होता है। जी। इसके साथ साथ सरकार तब तक स्थिर रहती है जब तक कि कम हुए सदन में इसके विधायकों की संख्या आधे से ऊपर रहती है। राष्ट्रपति शासन या विधानसभा भंग होने की स्थिति अपने आप में ही बन जाती है जब आधे से कम सदस्यों की संख्या होती है। जी। ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और विधानसभा संवैधानिक रूप से काम करती रहती है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव भी होता है। अब उस राजनीतिक प्रभाव की तरफ अगर हम देखें तो इसका सीधा मतलब है कि लोगों के बीच एक संदेश दिया जाता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया जो प्रक्रिया है, इसके बाद ये भी हो सकता है कि ये सामूहिक इस्तीफा देने के बाद न्यायालय की शरण में जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनावी प्रणाली है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के को बताने के लिए या आम लोगों के मन में एक संशय पैदा करता है कि क्या सच में किसी तरह का कोई घालमेल हुआ है या किसी तरह की कोई अनियमितता बरती गई है। इन सभी बातों को लेकर के एक संदेश देने का काम जरूर हो सकता है, लेकिन विधायी कार्यों में किसी भी तरह का कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अब विधायकों की ओर से जांच पड़ताल नहीं की जाती है या सरकारी कार्यों में कोई भी सवाल नहीं उठता है, तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल के प्रति कोई भी संतुलन जो है वो नहीं बन पाता है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार अगर कोई काम करती है तो विपक्ष का काम है उस काम का मीन मैक निकालना और उस कार्य में क्या कमियां रह गई हैं उसको बताना।
आम जनता के सवालों को रखना, ये विपक्ष का काम होता है। और जब जी। विपक्ष नहीं रहेगा तो सिर्फ आप समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष अपनी मर्जी से ये सारा सब कुछ करता रहेगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा तो यही जा रहा था कि सामूहिक इस्तीफा होगा, लेकिन कल तक जो बैठक हुई उसमें इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाँ, एक बात जरूर है कि अभी महागठबंधन का सभी घटक दल के नेताओं के साथ बैठक अभी होना बाकी है, क्योंकि जी। सभी दलों के सिर्फ वीआईपी को छोड़ करके बाकी सभी दलों के कुछ न कुछ जीत करके आए ही हैं। यहाँ तक कि आईआईपी के भी एक सदस्य जीत करके आए हैं। और जब इनके विधायक दल की बैठक होगी, महागठबंधन के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें क्या फैसला लिया जाता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि नीतीश कुमार के फैसले पर यह सब कुछ टिका हुआ है। यदि जी। नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक होता है, और इस बात को कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दल भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है एनडीए में, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो विपक्ष इस्तीफा दे या नहीं दे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और तब मुझे जो लगता है कि विपक्ष किसी भी तरह से इस्तीफा दे करके ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसके विधायक जैसे ही इस्तीफा देने की बात होगी विधायकों में खलबली मचेगी। और जब आप 2024 का एक याद कीजिए वो वाकया, जब बहुमत साबित करना था नीतीश कुमार को, तो साथ साथ विपक्षी विधायक जो है आकर के सत्ता पक्ष के खेमे में बैठ गए थे। जी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो 35 जीते हुए विधायक हैं ये उसी खेमे में रह जाए महागठबंधन में। जैसे ही इन्हें जानकारी मिलेगी कि अब ये जीत करके आ तो गए हैं लेकिन अब इनको इस्तीफा देना होगा, तो ये हो सकता है कि पाला बदल ले या सामूहिक रूप से ये अपने आप को अलग कर ले। जी। और ये सब कुछ विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करेगा कि वो क्या करते हैं। आपको मालूम होगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने लगभग 1 साल तक इन सभी विधायकों को 2024 में जब बहुमत नीतीश कुमार ने साबित किया था, और उससे लेकर के अब तक 2025 तक अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास एक पावर होता है, शक्ति होती है, और उस शक्ति के अनुसार उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, टाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें, सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए विपक्ष ऐसा कोई फैसला, बचकानी फैसला जिसको कहते हैं, नहीं ले सकता है। अगर उनकी संख्या नेक टू नेक होती, अगर 2020 जैसी परिस्थिति होती जिसमें 10 या 5 विधायकों की जरूरत होती, 2 या 4 विधायकों की जरूरत होती, आधा से ज्यादा सदन यदि अगर इस्तीफा दे देता है तब जाकर के संवैधानिक प्रक्रिया और संवैधानिक संकट आता है। यानी कि इस इस्तीफे से सिर्फ एक मैसेज जाएगा कि जो विधायी कार्य है या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता को अपने तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस जनता ने ही तो जनादेश दिया है। तो ऐसी स्थिति में जनता भी सब कुछ समझती है। ऐसी बचकानी हरकत जो है या फिर बचकाना फैसला जो है वो विपक्ष नहीं लेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाकी आप देखते रहिए, ध्यान दीजिए कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। नीतीश कुमार के लिए जमीन तैयार हो रही है, जश्न की तैयारी हो रही है, शपथ ग्रहण के लिए गांधी मैदान को चुना गया है, प्रचंड बहुमत है, ये सब कुछ सबके जहन में है, सबकी नजर में है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन विपक्ष को जो बार बार ये कहा जा रहा है सामूहिक इस्तीफा देगा, इसकी संभावनाएं कम ही नजर आती है। जी। बाबा, ये जो सवाल उठ रहे हैं तो कहीं विपक्ष को ये तो नहीं लग रहा कि उनके पास इतने कम विधायक बचे हैं तो सदन में उनकी आवाज सुनी नहीं जाएगी? देखिए, आप जानती हैं कि अगर दूध का कितना भी बड़ा कनस्तर हो लेकिन एक नींबू का रस काफी होता है उसे फाड़ने के लिए। बिल्कुल। विपक्ष ने अपनी भूमिका शायद अब तक उस जोश से या जो विपक्ष की भूमिका है उससे नहीं निभाया है। कहीं ना कहीं एक संशय या फिर कहा जाए एक उम्मीद रही है विपक्ष के नेताओं के पास कि नीतीश कुमार फिर से उनके पाले में आ जाएंगे, और ऐसा कई बार हो चुका है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जो कि मुखिया हैं सरकार के, उनको घेरने में कहीं ना कहीं विपक्ष पीछे रह जाता है। जी। और इसका कारण एक होता रहा है, इस बार विपक्ष के पास कम संख्या है और नीतीश कुमार के वापसी का भी उम्मीद बहुत कम नजर आ रहा है। ऐसे में विपक्ष को चाहिए कि वो खुल करके आम जनता की आवाज बने और भ्रामक नहीं, तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरे और सरकार की कमियों नाकामियों को पूरा करे। जनता के बीच में आपका एक विश्वास, भरोसा जताना बहुत जरूरी होता है। हालांकि आपको याद होगा कि ये पूरा चुनाव जो है वो कई गाने और किस तरह के लोकोक्तियों पर कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसको लेकर के लोगों में संशय पैदा करता है, भ्रम की स्थिति पैदा की गई। हालांकि इस पर भी अगर कंट्रोल कर लिया होता विपक्ष ने तो परिस्थितियां कुछ अलग होती। जिस तरह के गाने बजाए जा रहे थे और उन गानों पर एंजॉय किया जा रहा था, ये सारी चीजें तो लोगों ने देखी है ना। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है बार बार इशारे कर रहा था कि जंगल राज आ जाएगा, इनकी मानसिकता नहीं बदली है।
इसको बदलने की जरूरत है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को एक बार फिर से अपने मूल स्वरूप में आने की जरूरत है। जो 90 के दशक में लालू प्रसाद को लेकर के कहा जाता था कि सामाजिक न्याय के नेता हैं, वो सबके लिए काम करते हैं और उनके लिए सबके लिए स्थान उनके पास है। ये जी एक परसेप्शन लोगों के भरोसा विश्वास जताना पड़ेगा। जैसे नीतीश कुमार ने एक सुरक्षा का भाव पैदा किया है, उस तरह के भाव पैदा करने होंगे। जी और बाबा लोकतंत्र का क्या, बिना विपक्ष के क्या लोकतांत्रिक संतुलन बना रहता है? ये संवैधानिक प्रक्रिया की बात मैंने कर ही ली। देखिए, जी जो 10वां हिस्सा है अगर रहता है तब भी प्रक्रिया चलती रहेगी और उससे सत्ता पक्ष को कोई असर नहीं पड़ता है। विपक्ष न रहे, आप दिल्ली का याद कीजिए ना, 2-3 विपक्ष में लोग बैठे थे और उसके बावजूद भी सदन चल रहा था। तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर मान लेते हैं क्लीन स्वीप हो जाता, 243 भी जीत करके आ जाते, तो सदन तो चलती ही रहती ना। जी जी ये जनादेश जनता का है, इसमें विपक्ष का होना जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो सुना आपने किस तरीके से अगर महागठबंधन के सभी विधायक एक साथ इस्तीफा दे दे तो विधानसभा भी चलेगी, सरकार भी चलेगी। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार की राजनीति में आगे क्या नया मोड़ आता है, विपक्ष का क्या फैसला होता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681